अपन यहाँ पर पढ़ेंगे ऑर्थो के अंदर टॉपिक जिसका नाम है पोर्ट्स डिजीज या फिर इसको अपन कह सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन के अंदर ट्यूबरक्लोसिस हो जाना, और जिसको अपन कहते हैं पोर्ट्स डिजीज। तो ये जो टॉपिक है वो इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अपन पहले बना चुके हैं जिसके अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन क्या होता है, उसकी पैथोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। उसके अपन ने यहाँ पर देखे थे इसके 4 टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। इस सब के बारे में अपने पहले डिस्कस किया। कोल्ड एब्सिस क्या होता है और ये किस तरह से बॉडी के अंदर फैल जाता है। कोल्ड एब्सिस के बारे में डिस्कस किया था, डायरेक्शन ऑफ ट्रैकिंग ऑफ ट्यूबरकुलर पल्स फ्रॉम अ वर्टिब्रल फोकस। ठीक है, फिर उसके बाद अपने इसके क्लिनिकल फीचर्स देखे थे, पेन, स्टिफनेस वगैरह। तो आज अपन पढ़ेंगे इसका एग्जामिनेशन, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन एंड इसका ट्रीटमेंट। तो अपन यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन क्या होता है या फिर पोर्ट्स डिजीज क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द स्पाइन इज द कॉमनेस्ट साइट ऑफ बोन एंड जॉइंट ट्यूबरक्लोसिस। द डोर्सल लंबर रीजन बिगन द वन अफेक्टेड मोस्ट फ्रिक्वेंटली। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो स्पाइन जो होती है ना वो बोन एंड जॉइंट ट्यूबरक्लोसिस का कॉमनेस्ट साइट है, मतलब सबसे ज़्यादा जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो अपन को स्पाइन के अंदर ही देखने को मिलता है। और स्पाइन के अंदर भी जो डोर्सो लंबर रीजन होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस होता है। तो अपन डायग्राम अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, ये अपनी सर्वाइकल वर्टिब्राज है यहाँ पर पूरी। तो यहाँ पर किसी भी एरिया, किसी भी बोन या और किसी भी जॉइंट के अंदर ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, और लंबर के अंदर डोर्सल लंबर रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस होता है। यहाँ पर वर्टिब्राज बताई हुई है कि सर्वाइकल वर्टिब्राज कितनी होती है, थोरेकिक वर्टिब्राज कितनी होती है, और 2 वर्टिब्राज के बीच में एक डिस्क देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से पूरी अपन ने यहाँ पर वर्टिब्राज बताई हुई है जिसके मतलब पूरी स्पाइन है जिसके अंदर बोन और जॉइंट ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। और अपन ने पहले ये भी देखा था कि जो बोन एंड जॉइंट ट्यूबरक्लोसिस वो होता है ना वो में से सेकेंडरी होता है, क्योंकि सबसे पहले जो ट्यूबरक्लोसिस होता है ना वो लंग्स या फिर लिम्फ नोड्स के अंदर होता है। ठीक है, तो ये सब तो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अभी इसका एग्जामिनेशन। तो अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसका एग्जामिनेशन कि अगर मान लो स्पाइन के अंदर ट्यूबरक्लोसिस हो गया है तो उसका अपन पता कैसे लगाएंगे। तो एग्जामिनेशन से पहले यहाँ पर आता है कि इसके एम क्या हो सकते हैं। द एम ऑफ एग्जामिनेशन इज, कि जो अपन एग्जामिनेशन कर रहे हैं इसका एम क्या है। तो अपने यहाँ पर 4 एम बताया हुआ है कि जो एग्जामिनेशन का क्या एम है। टू पिक अप फाइंडिंग्स सजेस्टिव ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन। तो यहाँ पर ये बताया है ना कि जो स्पाइन की ट्यूबरक्लोसिस के सजेस्टिव फाइंडिंग्स को निकालना। अगर जब अपन सजेस्टिव फाइंडिंग्स को अच्छे से निकाल लेंगे उसके बाद अपन ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाएंगे। तो पहला एम यही है कि जो स्पाइन के अंदर जो ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है ना उसकी फाइंडिंग्स को निकालना, उनकी फाइंडिंग्स को देखना। तो लोकलाइज द साइट ऑफ लीजन, जो साइट ऑफ लीजन है ना उसको लोकलाइज्ड करना, ये अपना एम है ताकि वो और ज़्यादा स्प्रेड ना हो। फाइंड स्केप लीजन को फाइंड करना। और उसके बाद यहाँ पर 4 एम है इसका, टू डिटेक्ट एनी एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन लाइक कोल्ड एब्सिस और पैराप्लेजिया। तो कोल्ड एब्सिस और पैराप्लेजिया जैसे कॉम्प्लिकेशंस को डिटेक्ट करना और उनका ट्रीटमेंट अच्छे से करना, ये अपना एम होता है। उसके बाद यहाँ पे फॉलोइंग इज द सिस्टमेटिक वे इन विच वन शुड प्रोसीड टू एग्जामिन अ केस ऑफ सस्पेक्टेड टीबी ऑफ द स्पाइन। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन के अंदर ये बताया है इस वाले पार्ट के अंदर कि अगर मान लो किसी भी कॉम्प्लिकेशंस का अपन को पता लगाना है ना तो उसका अपन को जो स्पाइन की जो टीबी है ना उसके केस का एग्जामिनेशन जो करते हैं अपन उसको सिस्टमिक तरीके से करना है ताकि अपन को हर एक चीज़ अच्छे से पता लगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से एग्जामिनेशन करेंगे ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन का। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है गेट पैटर्न के बारे में। तो गेट को अपन को देख के इसका एग्जामिन करना है पेशेंट का। हाँ, तो गेट के अंदर लिखा हुआ है अ पेशेंट विथ टीबी ऑफ द स्पाइन वॉक्स विथ शॉर्ट स्टेप्स इन ऑर्डर टू अवॉइड जर्किंग द स्पाइन। जो मान लो अगर किसी पेशेंट के अंदर स्पाइन के अंदर ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है तो पेशेंट जो वॉक करता है ना तो उसके शॉर्ट स्टेप्स होता है, और क्योंकि वो ऐसे इसलिए करता है ताकि उसके जर्किंग मूवमेंट को वो अवॉइड कर सके। ठीक है, he may take time and may be very crucial while attempting to lie on the examination couch। और जो पेशेंट होता है ना, अगर मान लो उसके स्पाइन के अंदर ट्यूबरक्लोसिस है तो उसको एग्जामिनेशन काउच पर लेटने के लिए उसको थोड़ा टाइम लगेगा। जो नॉर्मल पर्सन को जितना टाइम लगता है उससे उसको ज़्यादा टाइम लगेगा उसको एग्जामिनेशन काउच तक आने में, उसके ऊपर लेटने में।
फिर उसके बाद यहाँ पर सेकेंड एग्जामिनेशन आता है, वो आता है एटीट्यूड एंड डिफॉर्मिटी। अ पेशेंट विथ टीबी ऑफ द स्पाइन हैज़ द स्टिफ स्ट्रेट नेक इन डोर्सल स्पाइन टीबी पार्ट ऑफ द स्पाइन बिकम प्रोमिनेंट जीबस और काइफस। अगर मान लो किसी पेशेंट को सर्वाइकल स्पाइन के अंदर टीबी है, तो सर्वाइकल स्पाइन के टीबी की जो पेशेंट की जो नेक होती है ना, वो स्टीप एंड स्ट्रेट रहती है। और अगर मान लो किसी पेशेंट को डोर्सल स्पाइन में टीबी है, तो डोर्सल स्पाइन टीबी में जो स्पाइन जो होती है ना, वो प्रोमिनेंट बन जाती है, जहाँ पर गिबस और किफस अपन को देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर आता है पेरावर्टिबल स्वेलिंग। ठीक है, स्वेलिंग के बारे में, अ सुपरफिशियल कोल्ड एब्सिस में प्रेजेंट एज फुलनेस और स्वेलिंग ऑन द बैक अलोंग द चेस्ट वॉल और एंटीरियरली। तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर कोल्ड एब्सिस के बारे में बताया हुआ है। अपन ने कोल्ड एब्सिस के बारे में पहले डिस्कस किया था कि कोल्ड एब्सिस क्या होता है। इस तरह से कोल्ड एब्सिस होता है, वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर ट्रैक कर जाता है। तो यहाँ पर उसी के बारे में बताया है। तो यहाँ पर ये है कि अगर एक सुपरफिशियल कोल्ड एब्सिस चेस्ट वॉल के साथ या बैक पर फुलनेस और स्वेलिंग के साथ प्रेजेंट हो सकता है, मतलब बैक पर फुलनेस लग सकती है, स्वेलिंग वहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, इट इज़ ईजी टू डायग्नोस बिकॉज ऑफ इट्स फ्लक्चुएंट नेचर। और इसको डायग्नोसिस करना थोड़ा ईजी होता है क्योंकि इसका फ्लक्चुएंट नेचर रहता है, इसलिए समटाइम an abscess may be tense and it may not be possible to elicit fluctuation। तो और कभी कभी यहाँ पर क्या होता है ना, जो एब्सिस होता है कोल्ड एब्सिस, वो टेंस हो जाता है, और टेंस हो जाने के कारण इसके जो फ्लक्चुएंट जो नेचर होते हैं ना, तो इसका पता लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसको एलिसिट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है इसके फ्लक्चुएंट नेचर के कारण। अगर जो एब्सिस है वो टेंस बन जाता है तो अ नीडल एस्पिरेशन में बी परफॉर्म्ड इन सच केसेस टू कंफर्म द डायग्नोसिस। और कंफर्म डायग्नोसिस करने के लिए कुछ केस के अंदर अपन नीडल एस्पिरेशन भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसके एग्जामिनेशन के अंदर आता है टेंडरनेस। अपन को यहाँ पर टेंडरनेस चेक करनी होती है। इट कैन बी एलिसिटेड बाय प्रेसिंग अपॉन द साइड ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस इन एन अटेम्प्ट टू रोटेट द वर्टिब्रा। तो अपन यहाँ पे जो टेंडरनेस है वो किस तरह से चेक करेंगे, जो वर्टिब्रा है ना, वर्टिब्रा को रोटेट करते हुए स्पाइनस प्रोसेस जो होता है ना, उसके साइड पर अपन को प्रेस करना होता है, अपने हैंड से प्रेस करना होता है, और उसके बाद अपन को टेंडरनेस का पता लगाना होता है। इस तरह से अपन यहाँ पर टेंडरनेस चेक कर सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आता है मूवमेंट के बारे में। देयर इज़ नो नेसेसिटी टू एग्जामिन फ्रॉम फॉर स्पाइनल मूवमेंट इन अ पेशेंट विथ ऑब्वियसली पेनफुल स्पाइन। पेनफुल स्पाइन वाले पेशेंट में स्पाइनल या फिर स्पाइनल मूवमेंट का एग्जामिन करने की अपन को कोई ज़रूरत नहीं होती। स्पाइनल मूवमेंट आर लिमिटेड इन अ केस ऑफ टीबी ऑफ द स्पाइन। अगर मान लो किसी पेशेंट के अंदर स्पाइन के अंदर टीबी है, तो उसके जो स्पाइनल जो मूवमेंट होते हैं ना, वो लिमिटेड होते हैं। फिर यहाँ पर मूवमेंट के बाद आता है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर लिखा हुआ है, neurological examination of the limb upper or lower depending on the site of tuberculosis should be performed। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस की साइट क्या है, मतलब ट्यूबरक्लोसिस है वो किस साइट पर हुआ है, इसके बेसिस पे अपर और लोअर लिम्ब का न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन अपन को करना चाहिए। कि जो मतलब साइट का मतलब है सर्वाइकल में है, थोरेसिक में है, लंबर में है, ये वाली साइट कि कौन सी साइट पे ट्यूबरक्लोसिस है, उस बात पे डिपेंड करेगा कि जो अपन को अपर लिम्ब का या फिर लोअर लिम्ब का एग्जामिनेशन करना है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। इन एडिशन टू मोटर सेंसरी रिफ्लेक्स एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट शुड बी मेड ऑफ यूनरी और बाउल फंक्शन। तो मोटर सेंसरी रिफ्लेक्स एग्जामिनेशन के अलावा अपन को यूनरी और बाउल फंक्शन का भी अपन को यहाँ पर एग्जामिनेशन करना चाहिए, क्योंकि बॉल और यूनरी के अंदर भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर स्पाइन के अंदर ट्यूबरक्लोसिस हुआ है तो। उसके बाद यहाँ पर आता है एम ऑफ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन इज़ टू फाइंड। तो यहाँ पर ये है कि जो अपन न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं ना, वो अपन यहाँ पर क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका एम क्या है यहाँ पर, उसके बारे में। तो इसका एम अपने पास ये है कि जो न्यूरोलॉजिकल कंप्रेशन यहाँ पर है या नहीं है, इस चीज़ को देखना। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड है वो है कि जो न्यूरोलॉजिकल कंप्रेशन है ना, वो किस लेवल पे हो रहा है, इस चीज़ को देखना।
ये एक अपना एम होता है। और उसके बाद न्यूरोलॉजिकल कंप्रेशन की सिवियरिटी कितनी है, कि वो कितना सीवियर है कितना नहीं है, इन तीनों चीज़ों को चेक करना, ये अपना एम होता है, एम ऑफ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो पहला एम तो ये हो गया कि न्यूरोलॉजिकल कंप्रेशन है या नहीं है, और अगर है तो कौन से लेवल पे है, और जो मान लो और जो कंप्रेशन है वो कितना सीवियर, उसकी कितनी सिवियरिटी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है जनरल एग्जामिनेशन। अब जनरल एग्जामिनेशन क्या है, किस तरह से होगा, उसके बारे में लिखा हुआ है। अ जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन शुड बी परफॉर्म्ड टू डिटेक्ट एनी एक्टिव और हील्ड प्राइमरी लीजन। तो किसी भी एक्टिव और हील्ड प्राइमरी लीजन का पता लगाने के लिए अपन को यहाँ पर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए। उसके बाद है द पेशेंट में हैव सम अदर सिस्टमेटिक इलनेस लाइक डायबिटिक, हाइपरटेंशन, जॉन्टिस etc विच में हैव अ बेयरिंग ऑन फर्दर ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि पेशेंट को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जॉइंटिस मतलब ईटीसी जैसे सिस्टमिक इलनेस हो सकती है, जो आगे जो ट्रीटमेंट होता है ना उसके अंदर असर डाल सकती है। इसलिए अपन को इन सब चीज़ों को चेक करना होता है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जॉइंटिस। ठीक है, तो ये होता है इसका जनरल एग्जामिनेशन। तो अभी अपन ने यहाँ पर देख लिया अपन एग्जामिनेशन किस तरह से करेंगे अगर स्पाइन के अंदर टीबी है तो। अब उसके बाद अपन देखेंगे यहाँ पर इसका रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के सबसे पहले अंदर आता है एक्सरे एग्जामिनेशन, कि अपन एक्सरे के अंदर क्या क्या चीज़ें देखेंगे और एक्सरे किस तरह से लेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आता है एक्सरे एग्जामिनेशन के लिए अपन को क्या करना होगा, अपन को जो स्पाइन है उसका एक्सरे करवाना होगा। मिनिमम ऑफ 2 व्यूज़ अपन को लेने पड़ेंगे, या तो अपन एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू लेंगे जिसको अपन एपी व्यू कहते हैं, और या फिर हम उसका लेटरल व्यू लेंगे। ठीक है, तो अपन इसको इसके कम से कम 2 व्यूज़ लेने हैं, एपी व्यू और लेटरल व्यू, इसके एक्सरे एग्जामिनेशन करने के लिए। और अपन को यहाँ पे चेस्ट एक्सरे भी लेना होगा। ठीक है, तो अपन एक्सरे एग्जामिनेशन के अंदर क्या करेंगे, एक्सरे करवाएंगे और स्पाइन का और उसका एपी और लेटरल व्यू लेंगे और चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। सो फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रेडियोलॉजिकल फीचर्स। तो जब अपन एक्सरे करवाते हैं ना तो उसके अंदर अपन को कुछ इम्पोर्टेंट रेडियोलॉजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, कुछ फाइंडिंग्स देखने को मिलती है। अब वो क्या क्या देखने को मिलती है और किस तरह से होती है वो अपन नीचे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन को यहाँ पर देखने को मिलता है रिडक्शन ऑफ डिस्क स्पेस। तो यहाँ पर वर्टिब्रास होती है, वर्टिब्रास के बीच में एक डिस्क होती है, जो कि अपन ने सबसे पहले यही डिस्कस किया था कि जो अपनी स्पाइन होती है, स्पाइन के अंदर पूरी वर्टिब्रास होती है और वर्टिब्रास के बीच में अपन को एक डिस्क देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो डिस्क है ना, तो इन दोनों वर्टिब्रास के बीच का जो स्पेस है वो कम हो जाएगा, और ये चीज़ अपन को एक्सरे के अंदर देखने को मिलेगी। तो इन अर्ली स्टेज के अंदर क्या होगा, रिडक्शन इज डिस्क स्पेस में भी मिनिमल। जो डिस्क स्पेस होगा ना अर्ली स्टेज के अंदर, मतलब अभी अभी उसके अंदर ट्यूबरक्लोसिस हुआ है स्पाइन के अंदर, तो जो स्पेस अपन को कम देखने को मिलेगा। लेकिन इन एडवांस स्टेज के अंदर क्या होगा, डिस्क स्पेस जो होता है ना वो कम्प्लीटली लॉस हो जाएगा। मान लो पहले इतना स्पेस था, फिर ये थोड़ा पास पास आ गई, और जो डिस्क स्पेस होता है ना वो बिल्कुल यहाँ पर कम्प्लीटली लॉस हो जाएगा, अपन को देखने को ही नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है अ लेटरल एक्सरे इज़ बेटर फॉर एवल्यूशन ऑफ डिस्क स्पेस। और डिस्क स्पेस को अच्छे से देखने के लिए अपन को यहाँ पर जो स्पाइन का अपन एक्सरे करवाते हैं वो अपन को लेटरल एक्सरे लेना चाहिए। अपन ने यहाँ पर भी देखा था कि अपन को कम से कम 2 व्यूज़ तो लेना चाहिए, एपी व्यू और लेटरल व्यू। तो लेटरल व्यू के अंदर अपन को सबसे ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलेगा रिडक्शन ऑफ डिस्क स्पेस, या फिर वहाँ पर जो भी हो रहा होगा उसके बारे में। उसके बाद में यहाँ पर डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्टिबल बॉडी, जो वर्टिबल बॉडी है ना उसका डिस्ट्रक्शन होने लग जाएगा, मतलब वो ख़राब होने लग जाएगी। इन अर्ली स्टेज के अंदर क्या होगा ना, इन अर्ली स्टेज द कंटिन्यूस मार्जिन ऑफ द अफेक्टेड वर्टिब्रा में बी इरोड। जो अफेक्टेड वर्टिब्रा की जो मार्जिन होती है ना वो यहाँ पर ख़राब होने लग जाएगी, इरोड होने लग जाएगी। द डिजीज्ड वीकन्ड वर्टिब्रा में अंडरगो वेडनिंग। तो इस कारण से क्या होगा ना, वो जो मार्जिन है वर्टिब्रा की वो इरोड होने लग गई है अर्ली स्टेज के अंदर, और धीरे धीरे वो वीक हो जाएगी, और वीक होने के कारण उसके अंदर वेडनिंग अब हमको देखने को मिलेगी।
इन लेट स्टेज, अब लेट स्टेज के अंदर क्या होगा, अ सिग्निफिकेंट पार्ट और होल ऑफ द वर्टिब्रा बॉडी में बी डिस्ट्रॉयड लीडिंग टू एंगुलर काइफोटिक डिफॉर्मिटी। तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर लेट स्टेज के बारे में बताया। अर्ली स्टेज में क्या हो रहा है वो तो अपन ने देख लिया। अब लेट स्टेज के अंदर यहाँ पर वर्टिब्रल बॉडी का जो सिग्निफिकेंट पार्ट या फिर पूरा पार्ट जो होता है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे एंगुलर काइफोटिक डिफॉर्मिटी अपन को यहाँ पर देखने को मिलती है लेट स्टेज के अंदर। सिवियरिटी ऑफ द डिफॉर्मिटी डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ वेनिंग एंड नंबर ऑफ अफेक्टेड वर्टिब्रा। और डिफॉर्मिटी की जो सिवियरिटी है वो वेटनिंग के एक्सटेंट पर और कितनी वर्टिब्रा इफेक्ट हो रही है इस बात पर डिपेंड करती है। फिर यहाँ पर उसके बाद आता है एविडेंस ऑफ कोल्ड एब्सिस। कोल्ड एब्सिस के बारे में अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोल्ड एब्सिस क्या होता है, ठीक है। तो रेडियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ अ कोल्ड एब्सिस इज अ वेरी यूजफुल फाइंडिंग इन डायग्नोसिंग अ केस ऑफ ससेप्टेबल स्पाइनल टीबी। तो कोल्ड एब्सिस का रेडियोलॉजिकल एविडेंस ससेप्टेड स्पाइनल टीबी के डायग्नोसिस में एक वेरी यूजफुल फाइंडिंग है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी फाइंडिंग होती है ससेप्टेड केस के अंदर, जिसके अंदर टीबी होने के चांसेस होते हैं उनके अंदर। तो फॉलोइंग एब्सेस में भी सीन ऑन एक्सरे। तो एक्सरे के अंदर अपन को यहाँ पर कुछ एब्सेस है जो कि अपन को देखने को मिल सकते हैं। सिर्फ अपन ने यहाँ पर इसके नाम देखे, इनको डिटेल से नहीं पढ़ रहे हैं। तो एब्सिस यहाँ पर 4 तरीके हैं। पेरावर्टिबल एब्सिस, उसके बाद वाइडनर मिड स्टीनम एब्सिस के बारे में लिखा हुआ है। रेट्रोफेरेंजियल एब्सिस, श्वास एब्सिस, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने एक्सरे देख लिया। एक्सरे के बाद अपन देखेंगे सीटी स्कैन। सीटी स्कैन अपन करवाएंगे एग्जामिनेशन के लिए। तो सीटी स्कैन के अंदर लिखा हुआ है इट में डिटेक्ट अ स्मॉल पेरावर्टिबल एब्सिस नोट अदरवाइज सीन इन प्लेन एक्सरे में इंडिकेट precisely the extent of destruction of the vertebral body and postural elements. This is very useful investigation in cases presenting as spinal tumor syndrome where there may be no sign on plain एक्सरे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर लिखा हुआ है यह स्मॉल पेरावर्टिबल एब्सिस को भी डिटेक्ट कर लेता है। क्या कौन डिटेक्ट कर लेता है, वो है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन अंदर स्मॉल पेरावर्टिबल जो एब्सिस है वो भी डिटेक्ट हो जाता है, जो कि प्लेन एक्सरे में अपन को देखने को नहीं मिलता, ठीक है। क्योंकि अपन ने एक्सरे के अंदर जब देखा, जब अपन ने वहाँ पे रिडक्शन की बात की थी, डिस्क रिडक्शन हो गया, फिर वर्टिब्रा का डिस्ट्रक्शन हो गया, वहाँ पर अपन ने किसी भी एब्सिस की बात नहीं की थी। तो क्योंकि वहाँ पर एब्सिस अपन को देखने को मिलता ही नहीं है एक्सरे के अंदर, तो सीटी स्कैन के अंदर बात करेंगे अपन यहाँ पर एब्सिस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर सीटी स्कैन के अंदर स्मॉल पेरावर्टिबल एब्सिस अपन को देखने को मिल जाता है, जो कि अपन को प्लेन एक्सरे के अंदर देखने को नहीं मिलता। और वर्टिब्रल बॉडी और पोस्टीरियर एलिमेंट्स के डिस्ट्रक्शन को अच्छे से इंडिकेट कर सकता है सीटी स्कैन, ठीक है। तो इसलिए अपन यहाँ पर सीटी स्कैन करवाते हैं। यह और जो ये सीटी स्कैन होता है ना, ये स्पाइनल ट्यूमर सिंड्रोम के रूप में प्रेजेंट होने वाले केस में वेरी यूजफुल है, ठीक है। किस केस में यूजफुल है, जहाँ पे स्पाइनल ट्यूमर सिंड्रोम जो है वो प्रेजेंट हो सकता है उस केस के अंदर, जिसे अपन जो प्लेन एक्सरे होता है ना उसके अंदर नहीं देख सकते, ठीक है। तो इसलिए सीटी स्कैन करवाना भी काफ़ी ज़रूरी होता है स्पाइन की ट्यूबरक्लोसिस को डिटेक्ट करने के लिए या फिर उसका एग्जामिनेशन करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है एमआरआई। तो एमआरआई के अंदर लिखा हुआ है एमआरआई इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू एवेलेट द टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ कंप्रेशन ऑफ द कॉर्ड। तो एमआरआई से कॉर्ड के कंप्रेशन और उसका कितना एक्सटेंड हो रहा है इस बात का पता लगाया जा सकता है। तो एक्सरे के अंदर मतलब एक्सरे के अंदर तो अपन ने क्या बात की थी, बॉडी जो मतलब बोन है उसके बारे में बात की थी। सीटी के अंदर अपन ने एब्सिस को देखा है, और एमआरआई के अंदर अपन यहाँ पर जो कॉर्ड जो होती है ना उसका कंप्रेशन हो जाता है, उसको अपन यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है बायोप्सी के बारे में। तो अपन यहाँ पर बायोप्सी करवा सकते हैं। सीटी गाइडेड नीडल बायोप्सी और एंड ओपन बायोप्सी में भी रिक्वायर इन अ केस विथ डाउटफुल डायग्नोसिस। अगर डाउटफुल डायग्नोसिस है तो अपन यहाँ पर ओपन बायोप्सी और नीडल बायोप्सी भी करवा सकते हैं। और अदर जनरल इन्वेस्टिगेशन से कि ये ESR टेस्ट अपन करवा सकते हैं, और भी टेस्ट होते हैं जो भी अपन चेक कर सकते हैं, जिससे अपन को पता लगा सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। तो अपन ने यहाँ पर पढ़ लिए इसके रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन भी, ठीक है। तो अपन यहाँ पे पूरा पढ़ चुके हैं। सबसे लास्ट में आता है इसका ट्रीटमेंट, कि अगर मान लो स्पाइन के अंदर अपन को ट्यूबरक्लोसिस हो गया, फिर पोर्स डिजीज़ है, तो उसका ट्रीटमेंट अपन किस तरह से करेंगे।
तो इसके ट्रीटमेंट के अंदर आता है सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, जिसके अंदर है एम ऑफ ट्रीटमेंट। जो ट्रीटमेंट है इसका अपना एम क्या है, ठीक है। तो इसका एम क्या था, लिखा हुआ है टू अचीव हीलिंग ऑफ द डिजीज, जो डिजीज़ है उसके हीलिंग को अचीव करना, टू प्रिवेंट, और किस चीज़ को प्रिवेंट करना, डिटेक्ट अर्ली एंड ट्रीट प्रॉम्प्टली एंड कॉम्प्लिकेशन लाइक पैराप्लेजिया etc। ठीक है, तो यहाँ पर इसके 2 एम है। तो पहला एम तो ये है कि डिजीज़ की हीलिंग को अचीव करना, और सेकेंड है पैराप्लेजिया जैसे कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना, अर्ली डिटेक्शन करने और उसका तुरंत ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो ये अपना एक एम होता है। उसके बाद यहाँ पर है ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ, तो ट्रीटमेंट के अंदर यहाँ पे क्या क्या आएगा, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी, वो है एंटी ट्यूबरकुलर कीमोथेरेपी लगेगी, जनरल केयर अपन पेशेंट को देंगे, केयर ऑफ द स्पाइन, स्पाइन की केयर करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ द कोल्ड एब्सेस, और कोल्ड एब्सेस जो है उसका अपन यहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आता है केयर ऑफ द स्पाइन, स्पाइन की केयर अपन किस तरह से करेंगे। जो एंटी ट्यूबरकुलर कीमोथेरेपी जनरल केयर है वो अपन पहले की वीडियो के अंदर पहले पढ़ चुके हैं, जहाँ पर अपन ने जनरल पढ़ा था ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, ठीक है। तो ये सब सेम है, और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है इसका ट्रीटमेंट भी। तो ये काफ़ी अच्छे से समझने वाली बात है कि कोल्ड एब्सेस क्या होता है वो तो अपन ने समझा, लेकिन डॉक्टर को तो ट्रीटमेंट करना है तो आपको ट्रीटमेंट अच्छे से याद होना चाहिए, अच्छे से इसको समझना चाहिए। तो केयर ऑफ द स्पाइन के अंदर है सबसे पहले आता है दिस कंसिस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग रेस्ट ऑफ द स्पाइन ड्यूरिंग द एक्यूट फेज फॉलोड बाय गाइडेड मोबिलाइजेशन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है ना, एक्यूट फेज में अपन को स्पाइन को रेस्ट प्रोवाइड कराना चाहिए, और फिर उसके बाद गाइडेड मोबिलाइजेशन अपन को यहाँ पर करवाना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पर क्या करवाएंगे, अपन पेशेंट को रेस्ट देंगे, उसके बाद अपन यहाँ पर मोबिलाइजेशन करवाएंगे। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पर रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो रेस्ट के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है अ शॉर्ट पीरियड ऑफ बेड रेस्ट फॉर पेन रिलीफ मे बी सफिशिएंट ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रीटमेंट के अर्ली स्टेज के दौरान पेन जो है, पेन से रिलीफ पाने के लिए बेड पर शॉर्ट पीरियड के लिए रेस्ट करना सफिशेंट होता है, ठीक है। अगर जो ज़्यादा सीवियर नहीं है तो अपन शुरू में क्या करेंगे, शुरू में अपन पेशेंट को बेड रेस्ट करने के लिए कहेंगे, और इतना सफिशेंट होता है उसके पेन रिलीफ के लिए। इन केस विथ सिग्निफिकेंट वर्टिब्रल डिस्ट्रक्शन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ बेड रेस्ट इज डिसाइडेबल to prevent further collapse and pathological dislocation of the disease vertebra, ठीक है। तो significant vertebral destruction के केस के अंदर क्या होगा, वो तो इस केस के अंदर डिजीज वर्टिब्रा के फर्दर कोलैप्स होने और पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन को रोकने के लिए अपन को यहाँ पर बेड रेस्ट करवाना पड़ता है पेशेंट को, वो है लॉन्ग पीरियड के लिए। अपन यहाँ पे लॉन्ग पीरियड के लिए रेस्ट करने के लिए कहेंगे पेशेंट को, बेड रेस्ट करने के लिए, ठीक है। और पेन रिलीफ के लिए शुरू में अपन को यहाँ पर शॉर्ट पीरियड का भी चल जाता है, शॉर्ट पीरियड के लिए पर अगर बेड रेस्ट कहते हैं तो। इन चिल्ड्रंस, अब चिल्ड्रंस के अंदर क्या करेंगे, इन चिल्ड्रंस अब बॉडी कास्ट इज समटाइम गिवन बेसिकली टू फोर्स देम टू रेस्ट, ठीक है। तो बच्चों में क्या होता है ना, बच्चों में कभी कभी अपन को यहाँ पर कास्ट लगाना पड़ सकता है ताकि उन्हें अपन रेस्ट मिले, और अपन को जब मतलब मजबूरन उनको रेस्ट करना पड़े, नहीं तो बच्चे इतना रेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए मजबूरन अपन को यहाँ पर कुछ बेड से पेशेंट मतलब बच्चे को लगाने पड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर है मिनवा जैकेट और अ कॉलर में बी गिवन फॉर इमोबिलाइजेशन द सर्वाइकल स्पाइन, और सर्वाइकल स्पाइन के लिए अपन यहाँ पर एक जैकेट होता है जिसको अपन कहते हैं मिलवा जैकेट, और कॉलर अपन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात कर ली अपन ने रेस्ट के बारे में कि अपन रेस्ट किस तरह से देंगे। उसके बाद अपन यहाँ पर बात करेंगे मोबिलाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पर मोबिलाइजेशन के अंदर लिखा हुआ है एज द पेशेंट इम्प्रूव्स ही इज अलाउड टू सिट एंड वॉक व्हाइल द स्पाइन इज सपोर्टेड इन द collar for a cervical spine or NASH beds for the dorsal lumbar spine. The patient is weaned off the beds once bony fusion occurs. He is advised to avoid sports for 2 years, ठीक है। तो मोबिलाइजेशन के अंदर लिखा हुआ है जैसे जैसे पेशेंट जो होता है ना उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है, उन्हें बैठने और वॉक करने के लिए अलाउ किया जाता है, ठीक है। पहले वो बेड रेस्ट कर रहे थे, तो जैसे जैसे वो इम्प्रूव होंगे अपन उनको वॉक करने के लिए और चेयर पे वगैरह पे बैठने के लिए, बेड पे बैठने के लिए उनको अलाउ कर देंगे। जबकि सर्वाइकल स्पाइन के लिए कॉलर सपोर्ट अपन को देना होता है। तो अगर सर्वाइकल के अंदर है
ट्यूबरक्लोसिस तो। और डोर्सल लंबर स्पाइन के लिए अपन को यहाँ पे ASH बेड्स का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो स्पाइन के अंदर तो मतलब लंबर के अंदर अपन तो ASH बेड का यूज़ करेंगे और सर्वाइकल स्पाइन के अंदर अपन कॉलर का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन मोबिलाइजेशन करवाएंगे मतलब इनके साथ। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा होता है बोनी फ्यूजन के बाद बेड्स को हटा देना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको लगा रहना देना चाहिए। बोनी फ्यूजन हो गई तो उसके बाद अपन हटा देंगे उन्हें 2 ईयर तक, और उसके बाद 2 ईयर तक स्पोर्ट से दूर रहने के लिए कहा जाता है कि आपको किसी भी तरह की उछल कूद नहीं करनी है, गेम्स नहीं करने के जो गेम्स होते हैं ना वो नहीं खेलने हैं, ये सब उसको एडवाइस किया जाता है पेशेंट को। उसके बाद यहाँ पे आता है ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड एब्सिस। जो कोल्ड एब्सिस अपन ने पढ़ा था उसका ट्रीटमेंट अपन यहाँ पे किस तरह से करेंगे। स्मॉल कोल्ड एब्सिस में सबसाइड विथ एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट। जो स्मॉल कोल्ड एब्सिस होते हैं ना वो तो जब अपन एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट देते हैं उससे ही सबसाइड हो जाता है, मतलब उससे ठीक हो जाता है अगर स्मॉल है तो। एब्सेस प्रेजेंटिंग सुपरफिशियली नीड ट्रीटमेंट एज डिस्कस बिलो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर सुपरफिशियल प्रेजेंट होने वाले एब्सेस को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, जैसे कि यहाँ पर नीचे दिया गया है जिसको अपन पढ़ेंगे। उसके अंदर आता है सबसे पहले तो एस्पिरेशन। अ थिक नीडल इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ्टन देयर इज थिक cases material. It should be an anti-gravity insertion with the needle entering through a zigzag track. तो यहाँ पर एस्पिरेशन के अंदर यहाँ पर थिक नीडल की जरूरत पड़ती है क्योंकि थिक केसेस मटेरियल यहाँ पर होते हैं, ठीक है। और जिग ट्रैक के थ्रू एंटर करने वाले नीडल के साथ एंटी ग्रेविटी शामिल होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से अपन इसका ट्रीटमेंट करेंगे कोल्ड एब्सिस का। उसके बाद यहाँ पर आता है एवेक्यूएशन। तो उसके अंदर लिखा हुआ है दिस इज प्रोसीजर द कोल्ड एब्सिस इज ड्रेन इट्स वॉल क्यूरेटेड एंड द वुंड क्लोज्ड विदाउट अ ड्रेन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं ना, इस प्रोसीजर में कोल्ड एब्सिस को है उसको ड्रेन करना होता है, इसकी वॉल क्यूरेटेज हो जाती है, वुंड क्लोज्ड हो जाते हैं और विदाउट ड्रेन हुए, ठीक है। तो इस तरह से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके बाद भी अपन को यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, जैसे कि कोल्ड एब्सिस या फिर न्यूरोलॉजिकल कंप्रेशन। तो आज अपना एक टॉपिक खत्म होता है जिसका नाम है पोर्स डिजीज या ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन। इसके 2 पार्ट्स अपन ने बनाया। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने पढ़ा था ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन के अंदर पैथोलॉजी, टाइप्स, कोल्ड एब्सिस, क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। और आज की वीडियो के अंदर अपन ने डिस्कस किया एग्जामिनेशन, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, पोर्स डिजीज या फिर ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन की प्लेलिस्ट के अंदर। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।